फर्स्ट ऑफ ऑल कोड, ये शब्द का मतलब क्या है? सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें से कोड शब्द का मतलब है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, बॉडी ऑफ लॉज सो अरेंज्ड एज टू अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। सो बेसिकली कोड का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया गया है स्टैट्यूट्स को और बॉडी ऑफ लॉज को, कानूनों को इस प्रकार से अरेंज किया गया है ताकि कोई इनकन्सिस्टेंसी या फिर ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जा सके, तो उसको ही कोड कहा जाएगा। तो बेसिकली देखिए, आई डोंट बिलीव इन दैट आप बस रट्टा मार लो, समझ लो, हो गया, नहीं। जबकि मैं उस तरीके की स्टडी प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखती हूँ जो आपको तुरंत एग्जीक्यूशन में भी मदद करेगा। मतलब आपको कुछ ऐसे पढ़ना चाहिए कि आप उसका एग्जीक्यूशन भी साथ ही साथ में कर पाओगे। यानी अगर एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, एग्जाम में लिख पाओगे, या फिर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में काम में लगाना है, लगा पाओगे, या फिर जुडिशरी वगैरह एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। ऐसा नहीं है बस पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है ना। तो इस सेशन का उद्देश्य यही है, आप इस पढ़ाई को काम में लगा पाओगे। कुछ ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले कोड मतलब क्या, अगर आपको ये पूछा जाए तो बस 3 चीज़ आपको याद रखना है, सिस्टमैटिक, कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, बॉडी ऑफ लॉज। अब इसको ऐसे अरेंज किया गया है ताकि इनकन्सिस्टेंसी और ओवरलैपिंग ना हो, दैट्स इट। अभी कंसोलिडेशन ऑफ स्टैट्यूट लॉ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सारे लॉज को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में एकत्रित करना, ठीक है। अभी कोडिफिकेशन मतलब क्या? कोडिफिकेशन मतलब ये तो आपको पता ही है, हिंदू लॉ एक एग्जाम्पल है कोडिफाइड लॉ का, लेकिन मुस्लिम लॉ वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, मतलब एक जगह एकत्रित करके उसको लिखा नहीं गया है ना। तो कुछ इसी प्रकार से कोडिफिकेशन का मतलब प्रोमुलगेशन, कंपाइलेशन, कलेक्शन एंड सिस्टमेटाइजेशन। तो भाषा का भी इनरिचमेंट को ध्यान में रखना है अगर आप एग्जामिनेशन में इसको लिखने के लिए जा रहे हो या फिर किसी को बोल रहे हो, है ना। तो प्रोमुलगेशन बोल दीजिएगा, कंपाइलेशन, कलेक्शन और सिस्टमेटाइजेशन अब बोल दीजिएगा। अब कोडिफिकेशन इज अ रिडक्शन ऑफ होल कॉर्पस जुरिस टू फॉर्म इनैक्टेड लॉज। अब कोडिफिकेशन का मतलब कुछ ऐसा भी होता है, आप एक प्रोसेस को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। एक चीज़ को रिड्यूस करते करते ऐसा एक फॉर्म उसको दे रहे हो, हम उसको देख पा रहे हैं आंखों के सामने। डरिएगा मत, सीपीसी बहुत इजी है, सो टेक इट इजी, इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। सीपीसी में लार्ज नंबर ऑफ नेशनल, लोकल एंड कंपनीज लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और सीपीसी जैसे कि आपको पता है ये एक सिविल लॉ है, सिविल प्रोसीजरल लॉ है। तो सिविल शब्द का मतलब क्या है? सो इट इज़ अ लॉ ऑफ सैविटास, सैविटास या फिर स्टेट, पेक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर स्टेट। सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? सो बेसिक उद्देश्य यही है, एनफोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट, कंपेंसेशन फॉर प्राइवेट रॉन्ग्स। प्राइवेट ये शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका एक ज़मीन है, आपका ज़मीन पड़ोसी के द्वारा इनक्रोच कर लिया गया है, ठीक है। आप तो एक प्राइवेट पर्सन हो, है ना, और आपका जो पड़ोसी है वो भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। तो इसके हिसाब से जो आपका जो प्राइवेट राइट है उसको इन्फोर्स करना है और आपको कंपेंसेशन दिलाना है ना। तो कंपेंसेशन किस चीज़ के लिए? प्राइवेट रॉन्ग्स के लिए, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट सीपीसी का। कुछ केसेस एग्जांपल देख लेते हैं सीपीसी का, जैसे कि इनहेरिटेंस मैटर, सक्सेशन मैटर, पोजीशन मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, ये सारे सिविल केसेस का एग्जाम्पल है। अब देखिए ये बुक को ज़रा देखिए, ये सीपीसी का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट मतलब एक कानून का रॉ सोर्स। अब ये बुक के अंदर है क्या? आपको लगेगा पता नहीं क्या डिफ़िकल्ट सेक्शंस होगा, हम उसको याद रख भी पाएंगे या फिर नहीं, समझ भी पाएंगे या फिर नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जबकि कुछ इस प्रकार से सोचिए, ये देखिए एक ट्री, ठीक है ना, है ये है मिट्टी के ऊपर का हिस्सा जहाँ पर आपको ब्रांचेस, फूल, फल सब कुछ देखने को मिलेगा, और यह नीचे का हिस्सा, यहाँ पर ट्री का रूट्स छुपा हुआ है, रूट्स, जड़ें। तो एक पेड़ को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर का हिस्सा जहाँ पर फूल, फल, पत्ते हैं, और नीचे का हिस्सा जहाँ पर रूट्स है। पेड़ का ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बॉडी बोल देते हैं और नीचे का हिस्से को हम लोग रूट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो सीपीसी में कुछ इसी प्रकार से 2 हिस्से हैं,
एक है बॉडी और दूसरा है रूट्स। रूट्स को अब रूल्स बोल दीजिए, रूल्स, ठीक है ना। अब देखिए बॉडी में टोटल दिया गया है 158 सेक्शंस और सेकेंड पार्ट यानी कि रूट्स में दिया गया है 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स एंड फर्स्ट शेड्यूल जो कि है प्रोसीजरल एस्पेक्ट। बॉडी है सब्सटेंटिव पार्ट्स और रूट्स है प्रोसीजरल पार्ट। फिर से देखिए सीपीसी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी एंड रूट्स या फिर रूल्स। बॉडी में दिया गया है 158 सेक्शंस और सेकेंड पार्ट में दिया गया है 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स और इसी के साथ ही साथ फर्स्ट शेड्यूल, और ये है प्रोसीजरल एस्पेक्ट। अब कुछ इस प्रकार से देखिए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में घुसोगे ना तब प्रोसीजरल एस्पेक्ट ही आपको जानना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये जो ट्री है इसका जो जड़ है ये हम लोग अलग कर देते, काट देते, क्या पेड़ उसके बाद ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से खड़ा रह पाएगा? वो मर जाएगा, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से सीपीसी का प्रोसीजरल एस्पेक्ट है ये रूट्स, और जहाँ पर 51 ऑर्डर्स, रूल्स एंड फर्स्ट शेड्यूल बताया गया है। अब ये बॉडी जहाँ पर सेक्शंस बताया गया है इसको लेजिस्लेचर ने तैयार किया है, यानी कि पार्लियामेंट ने तैयार किया है। सेकेंड पार्ट जहाँ पर ऑर्डर्स है, रूल्स है, हाई कोर्ट्स ने तैयार किया है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जो सीपीसी में मौजूद है इसको हाई कोर्ट्स ने तैयार किया है, ठीक है। सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। अभी देखिए झगड़ा लग गया है बॉडी और रूट्स के बीच में। बॉडी है सब्सटेंटिव पार्ट एंड रूट है प्रोसीजरल पार्ट। ये दोनों के बीच अगर क्लैश लग जाए तो कौन सा चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब कौन सा चीज़ प्रिवेल करेगा? इट इज़ ऑलवेज द बॉडी दैट विल प्रिवेल। 158 सेक्शंस ये रिलेट करता है जनरल जुरिस्डिक्शन से, ताल्लुक़ रखता है। अब ऑर्डर्स एंड रूल्स जो है ये प्रोसीजरल पार्ट है, आपको सुनते ही समझ में आ गया है कि ये प्रोसेस, मेथड, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब यहीं पर सीपीसी का एड्रेस क्या है? आपका जिस प्रकार से नाम है, पता है, एड्रेस है, तो सीपीसी का एड्रेस देखिए कुछ इस प्रकार से। साइटेशन एक्ट ऑफ 05 ऑफ 1908 इनैक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनैक्टेड 21 मार्च 1908, कमेंस्ड 1 जनवरी 1909। अब ये रिपील किया है सिविल प्रोसीजर कोड 1882 को, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ सीपीसी। अब ये पार्ट याद रखिएगा, ये सीपीसी का आइडेंटिटी है, जैसे कि आपका एड्रेस है ये सीपीसी का एड्रेस है, ठीक है ना। मैं इसको फ़नी तरीके से बुला रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चला जाए। अब नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री क्या है। हर एक चीज़ के पीछे हिस्ट्री मौजूद है। अब हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा सा। ये बात है बिफोर 1859। भारत के अलग अलग हिस्सों में सिविल प्रोसीजर का अलग अलग तरीके थे। कोई एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मौजूद नहीं था। फिर 1859 में पहली बार एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बनाया गया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट्स जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में थे और स्मॉल कॉजेस कोर्ट में लागू नहीं हुआ। इसके बाद 1877 में 1859 वाले कानून में कई कमियां थी। फिर इसके बाद 1877 में 1859 वाले कानून में कई कमियां थे, इसीलिए एक नया कोड बनाया गया। 1882 में फिर से एक नया कोड बनाया गया जिसमें समय समय पर सुधार किया गया। फिर 1908 में आज जो सिविल प्रोसीजर कोड मौजूद है ना सीपीसी, इसमें बाद में 1951 एंड 1956 में दो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए। तो इस कोड का परफॉर्मेंस ये सेटिस्फैक्टरी ओवरऑल काम कर रहा था डिस्पाइट सम डिफेक्ट्स, बट लॉ कमीशन मल्टीपल रिकमेंडेशंस दिया। गवर्नमेंट एक्शंस भी लिया गया ताकि डिसाइड किया जाए कि लॉ कमीशन का जो सजेशंस है ये फ़ायदेमंद किस तरीके से हो सकता है। अब देखिए 1908 का जो सीपीसी है इसका की ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला ये इंश्योर करेगा फेयर ट्रायल को बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। नंबर 2 स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट्स टू अवॉइड डिलेज। नंबर 3 प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करेगा, ये सुनिश्चित करेगा फेयरनेस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो समाज के कमज़ोर वर्ग से आ रहे हैं उनको देखते हुए। अभी यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, क्या सीपीसी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है? तो इसका जवाब मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगी। देखिए एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का,
जो कहता है प्रोसीजरल लॉज आर ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, मतलब प्रोसीजरल लॉ ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन होता है। अब देखिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कोई रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन नहीं है, ये बताया गया था गणिकापति वीराया वर्सेस एन शुभा चौधरी। अभी बात करते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो यही है सब्सटेंटिव लॉ जिसके थ्रू राइट्स लाइबिलिटीज ऑफ द सिटीजन इसको इन्फोर्स करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, सिंपल एक्सपीडिशियस प्रोसीजर बनाना, एक यूनिफॉर्म समान प्रोसेस फॉलो करते हुए, जिससे क्या होगा कि हार्डशिप्स को रिमूव किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए स्कोप क्या है। स्कोप में हम लोग एक लाइन में बता सकते हैं इट इज़ द लोकल लॉ और द स्पेशल लॉ दैट विल प्रिवेल। ये बताया गया था शहादत खान वर्सेस मोहम्मद हुसैन के केस में। अगर कोई कॉन्ट्ररी नहीं है बिटवीन स्पेशल और लोकल लॉ, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में इट इज़ द सीपीसी दैट इज द कोड विल प्रिवेल। ये बताया गया था गोस्वामी वर्सेस श्याम के केस में, जहाँ पर मान लीजिए कोई प्रोविजंस नहीं है। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जो लोग कानून बना रहे थे, लॉ मेकर्स, वो लोग सोच ही नहीं पाए तो कानून भी उसको लेकर के नहीं बना पाए। जैसे कि आज हो रहा है, हम लोग कभी सोच पाए थे चैट जीपीटी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि डीप फेक वगैरह इतना क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगा? नहीं ना। अब उसको देखते हुए कानून भी नया नया आ रहा है। तो यहीं पर जो लॉ मेकर्स नहीं बना पाए हैं, तब क्या होगा? तब कोर्ट कानून बना पाएंगे। ठीक है ना, कोर्ट बना पाएंगे कानून। इसको हम लोग अलग तरीके से जज मेड लॉज भी बोल सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स बहुत सारे जो मैं आपको बताती रहती हूँ। अब कोर्ट ये काम करेगा कैसे? कोर्ट के पास तो पावर देना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो कोर्ट कानून नहीं बनाने लग जाएंगे, है ना। तो इसके चलते कोर्ट को दिया जा रहा है पावर, इनहेरेंट पावर, दैट इज सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, नाउ स्कीम के बारे में बात करते हैं। स्कीम क्या है? तो सीपीसी का पहला पार्ट जो कि है बॉडी, यहाँ पर है 158 सेक्शंस। अब ये 158 सेक्शंस को हम लोग 11 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो कि रूल्स है, जहाँ पर ऑर्डर्स, रूल्स एंड 8 अपेंडिसेस है। 8 अपेंडिसेस आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स में क्या आएगा? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, अपेंडिस बी यहाँ पर प्रोसेस फॉर्म्स है। अपेंडिस सी यहाँ पर डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन है। अपेंडिस डी यहाँ पर डिक्रीज। अपेंडिस ई एग्जीक्यूशन। अपेंडिस एफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। अपेंडिस जी अपील रेफरेंस रिव्यूज। अपेंडिस एच मिसलेनियस फॉर्म्स। तो कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये है पूरा सीपीसी का स्केलेटन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक है सिविल केसेस का स्टेज क्या है। कुल मिला के टोटल 18 ये जो स्टेजेस है आपको याद रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। कैसे याद रखना है ज़रा देखिए। सबसे पहला प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। कोई आपको केस फाइल करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7। फिर सर्विस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडेंट ऑर्डर 5। समन टू डिफेंडेंट यहाँ पर सेक्शन 27 एंड ऑर्डर 5, ये याद रखिएगा। अभी आपको मैं छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि पहले सेक्शंस में पढ़ लूँगी क्योंकि 158 सेक्शंस बॉडी में बताया गया है और रूल्स एंड ऑर्डर्स जो कि बताया गया है सेकेंड पार्ट में, तो अलग अलग पढ़ूंगी। बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। हमेशा सब्सटेंटिव पार्ट के साथ प्रोसीजरल पार्ट एक साथ में क्लब करके पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बॉडी एंड रूट्स दोनों को कंबाइन करके साथ साथ में ही को बताते चलूँगी ताकि आपके दिमाग में एकदम दोनों ही चीज़ एकदम बैठ जाए। तो समन टू डिफेंडेंट में सेक्शन 27 और ऑर्डर 5 दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा थर्ड स्टेज अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पर ऑर्डर 9 रूल 1। नेक्स्ट स्टेज 4 एक्स पार्टी डिक्री यहाँ पर हो सकता है अगर एक पार्टी आएगा और एक पार्टी नहीं आएगा तो ये आपको डिटेल में मैं डाइव करूँगी इसमें। दैट इज ऑर्डर 9 रूल 7। फिफ्थ स्टेज इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर क्या होता है? अरेस्ट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट 38, टेम्पोररी इंजंक्शंस एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स ऑर्डर 39, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑर्डर 40, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑर्डर 26। तो कुछ ऐसे चीज़ों को इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स बोला जाता है। सिक्स्थ स्टेज फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, दैट इज ऑर्डर 8 30 डेज के अंदर। अभी बस आप मान के चलिए कि 30 डेज के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, लेकिन नहीं, ये एक्सटेंड हो सकता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर मौजूद है जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी जब आपको ड्राफ्टिंग भी बताते हुए चलूँगी साथ ही साथ में।
कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेजेस, 7 स्टेज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय पार्टीज। बाय पार्टीज मतलब यहाँ पर प्लेंटिफ प्लस डिफेंडेंट दोनों प्रोडक्शन करेगा, दैट इज ऑर्डर 13 रूल 1। नेक्स्ट 8 स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, दैट इज ऑर्डर 10 रूल 1। यानी कि ऑर्डर 10 रूल 1 यहाँ पर क्या होगा, ascertainment whether allegations in pleadings are admitted or denied। यानी कि यहाँ पर खोज किया जाएगा जो एलिगेशंस लगाया गया है इसको डिनाई किया जा रहा है या फिर एडमिट किया जा रहा है प्लीडिंग्स में, ठीक है। 9th स्टेज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, दैट इज ऑर्डर 11। 10th स्टेज एडमिशन, ऑर्डर 12। 11th स्टेज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बाय द कोर्ट, ऑर्डर 14। 12th स्टेज में समॉनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, दैट इज ऑर्डर 16, सेक्शन 31, सेक्शन 27, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। ऑर्डर 13 में हियरिंग ऑफ सूट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, दैट इज ऑर्डर 18 रूल 1। स्टेज 14 आर्ग्यूमेंट, स्टेज 15 जजमेंट, जजमेंट है ऑर्डर 20। स्टेज 16 है प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, डिक्री को प्रिपेयर करना, अगेन ऑर्डर 20। स्टेज 17 अपील रिव्यू रिवीजन एंड स्टेज 18 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ऑर्डर 21। आप एक मैप बना लीजिए दिमाग में इस चार्ट का, ठीक है ना। टोटल 29 क्लास में सीपीसी खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्लास में डिक्री के ऊपर डिटेल में बात करूंगी, डिक्री क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फन लविंग तरीके से। थैंक यू सो मच।